जब कानून सिर्फ कागजों तक सीमित हो जाए और इंसाफ एक मजाक बनकर रह जाए, तब कुछ लोग खुद का तरीका चुनते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जो खामोशी से जी रहा था, एक सिंपल जिंदगी, एक नरमी भरा पेशा, लेकिन जब एक छोटी सी धोखाधड़ी उसकी जिंदगी उजाड़ देती है तो एक ऐसी ताकत जाग उठती है जो ना रुकती है ना झुकती है। ये सिर्फ बदला नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ जंग है। एक आदमी, एक मिशन और एक आग जो सब कुछ राख कर देने के लिए काफी है। सो विद ऑल दैट सेड, अब समय को और ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बी कीपर। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से फार्म हाउस से। एक आदमी अंदर आता है सादे कपड़ों में, शांत चेहरा। वो सीधा फार्म हाउस के उस हिस्से में जाता है जहाँ ढेर सारी मधुमक्खियां हैं। बड़ी सावधानी से वो उनके साथ काम करने लगता है। यही है उसकी रोज की जिंदगी, शांति से, किसी को बिना तकलीफ दिए। इस आदमी का नाम है एडम क्ले। थोड़ी देर के बाद फार्म की मालकिन मिसेस पार्कर आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें एक दिन डिनर पर जरूर आना चाहिए एडम। एडम मुस्कुराता है और कहता है, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कर चुकी, पूरा फार्म दिया, काम करने की आजादी दी और अब भी मेरा इतना ख्याल रखती है। एडम की बातों से साफ होता है कि वो मिसेस पार्कर का बहुत सम्मान करता है। वो उन्हें अपनी माँ जैसे मानता है। जिसके बाद मिसेस पार्कर अपने ऑफिस के काम में लग जाती है। वो एक चैरिटी चलाती है जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। जैसे ही वो अपना लैपटॉप चालू करती है, उन्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। स्क्रीन स्लो चल रही है और एक अजीब सा नोटिफिकेशन आ रहा है, वो भी एक फोन नंबर के साथ। पार्कर उस नंबर पर कॉल करती है और सामने से आवाज आती है कि हम एंटीवायरस कंपनी से बोल रहे हैं। पार्कर बताती है कि उन्होंने पहले से ही एंटीवायरस लिया हुआ है और इसके पैसे भी वो दे चुकी है, फिर वायरस कैसे? तभी कॉल पर आता है गार्नेट, जो कि कंपनी का मैनेजर है। वो माफी मांगता है और कहता है कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। फिर वो एक प्रोसेस समझाने लगता है और साथ ही में डराता है कि अगर ये ना किया गया तो सारा डेटा डिलीट हो सकता है। अब पार्कर घबरा जाती है क्योंकि उनके लैपटॉप में चैरिटी से जुड़ा पूरा डेटा होता है। गार्नेट उनको भरोसा दिलाता है कि कंपनी उनकी मदद करेगी और परेशानी के बदले एक छोटी सी रकम कंपनसेशन के तौर पर भेजी जाएगी। पहले तो पार्कर मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देती है। जहाँ कुछ ही देर बाद जब वो अकाउंट चेक करती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि अकाउंट में अचानक बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, लगभग $50,000। फिर गार्नेट का दोबारा कॉल आता है। वो कहता है कि गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर हो गए हैं और अगर वो वापस नहीं भेजे गए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। पार्कर मान जाती है और जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करती है, असली चाल शुरू होती है। उन्हें नहीं पता था कि उनके लैपटॉप का पूरा कंट्रोल पहले से ही उन लोगों के पास जा चुका है। अब जैसे ही उन्होंने बैक लॉगिन किया, गार्नेट और उसके लोगों ने अकाउंट से सारा पैसा उड़ा लिया। अकाउंट में पूरे $2 मिलियन थे, जो सब चैरिटी के पैसे थे, उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया में मदद के मोहताज हैं। पार्कर सदमे में आ जाती है। उसकी एक छोटी सी गलती ने न जाने कितने मासूमों का भविष्य दांव पर लगा दिया था। दूसरी ओर गार्नेट और उसकी पूरी टीम जश्न मना रही होती है। एक और स्कैम सफल हो चुका होता है। ये लोग सालों से इसी तरीके से एंटीवायरस के नाम पर मासूमों को लूटते आ रहे हैं। दूसरी ओर हम एडम को देखते हैं जो मधुमक्खियों से शहद निकाल रहा है। वो बड़े ध्यान से एक जार में शहद भरता है और उसको लेकर निकल जाता है मिसेस पार्कर के घर की ओर, उनको देने के लिए। अब जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है। हर तरफ सन्नाटा है और अंधेरा भी। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बंदूक पर जाती है और वहीं पास में मिसेस पार्कर की लाश होती है। एडम कुछ पल के लिए थम सा जाता है। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो मिसेस पार्कर की इज्जत करता था। वो उनको माँ की तरह मानता था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वेरोना नाम की। वो पार्कर की बेटी है और एक FBI एजेंट भी। जैसे ही वो अपनी माँ की हालत देखती है, वो शॉक में चली जाती है। उसको शक होता है कि शायद एडम ने ही उसकी माँ को मार डाला है। वो बिना देर किए उसको अरेस्ट कर लेती है। अब मामला बड़ा हो चुका है। पुलिस, FBI सब कुछ पहुंच चुके हैं। सबको लगता है कि एडम ही कातिल है क्योंकि वो घटना स्थल पर मौजूद था। लेकिन कुछ देर बाद वेरोना अंदर जाकर अपनी माँ का लैपटॉप चेक करती है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि उनके अकाउंट से $2 मिलियन गायब है। उसे शक होने लगता है कि शायद उसकी माँ ने ही ये कदम उठाया होगा। तभी पुलिस भी जांच पूरी करती है और बताती है कि एडम के फिंगरप्रिंट किसी भी हथियार या जगह पर नहीं मिले हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि एडम बेकसूर है और मिसेस पार्कर ने अपनी जान खुद ली है। एडम को रिहा कर दिया जाता है। वेरोना शर्मिंदा होकर एडम से मिलने आती है। वो उससे माफी मांगती है
कि उसने बिना जाने उस पर आरोप लगा दिया। एडम कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। दोनों शांत बैठकर बातें करने लगते हैं। वेरोना बताती है कि उसकी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी एक संस्था के लिए समर्पित कर दी थी, गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए। वो पैसे सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि उन बच्चों का भविष्य थे, और अब वो सब कुछ एक फेक एंटीवायरस कंपनी ने चुरा लिया है। वो कहती है कि मैंने उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर हैं कि हमारी एजेंसी भी कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ जरूर चाहती हूँ। एडम चुपचाप उनकी बातें सुनता है और कुछ देर के बाद बस इतना कहता है कि तुम्हारी माँ के लिए मुझे बहुत दुख है। इसके बाद एडम लौट जाता है और फिर वो करता है एक कॉल, जहाँ पर वो एक रहस्यमय लड़की से बात करता है। वो कहता है कि मुझको एक लोकेशन चाहिए। एक फर्जी एंटीवायरस कंपनी है जिसने एक औरत की पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली है। ये लोग बड़े हैं, FBI भी इनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है। यही हमें पहली बार पता चलती है एडम की असली पहचान। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक खतरनाक एजेंसी का हिस्सा था जिसका नाम था बी कीपर। एक ऐसी सीक्रेट यूनिट जो तब एक्टिव होती है जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। इनका एक ही मकसद होता है, सिस्टम की गंदगी को जड़ से मिटाना। और एडम उन चुनिंदा एजेंट्स में था जो बी कीपर की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। कई साल पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया था, वो भी चुपचाप बिना किसी शोर के, लेकिन अब वो फिर से लौट आया है। कुछ समय बाद एडम को उस फर्जी एंटीवायरस कंपनी की सही लोकेशन मिल जाती है। वो 2 जार में गैसोलीन भरता है और सीधा वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास आता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसको रोक लेते हैं, लेकिन एडम बड़ी आसानी से उन्हें काबू में कर लेता है। फिर वो बिना रुके ऑफिस के अंदर दाखिल होता है और वहां पर काम कर रहे लोगों को हैरानी में डाल देता है। वो एक कर्मचारी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करता है और पूरे ऑफिस का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद वो सबको चेतावनी देता है कि आगे से कोई भी पैसे चुराने की कोशिश ना करे। लोग डर के मारे उसकी बात मान लेते हैं। अब जैसे वो ये देखता है कि सभी सहमे हुए हैं, वो पूरे ऑफिस में गैसोलीन फैलाना शुरू कर देता है। लोग समझ जाते हैं कि वो बिल्डिंग को आग लगाने वाला है, जिसके बाद लोग तेजी से वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच कंपनी का ऑपरेशन हेड गार्नेट अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आ जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स एडम पर हमला करते हैं, लेकिन एडम उनको भी आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो गार्नेट को चेतावनी देता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो अभी निकल जाए। गार्नेट लगातार उससे सवाल करता है कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एडम उसकी किसी बात का भी सीधा जवाब नहीं देता है। एडम उस ऑफिस में एक टाइम बॉम्ब लगाता है और बताता है कि जैसे ही अगला फोन कॉल यहाँ पर आएगा पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। इसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में गार्नेट भी डर के मारे बिल्डिंग से भाग निकलता है और जब फोन कॉल आता है बिल्डिंग एक जबरदस्त धमाके के साथ तहस नहस हो जाती है। अब कहानी का असली विलन सामने आता है, जिसका नाम है डेरेक। वो इस पूरे स्कैम नेटवर्क का मास्टरमाइंड होता है। जब गार्नेट उसको फोन करके पूरी घटना की जानकारी देता है तो वो बौखला जाता है और कहता है कि जिसने भी ये सब किया है उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकाला जाए। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने हाल ही में ठगा है उनकी पूरी लिस्ट निकाली जाए और जिनसे सबसे ज्यादा रकम लूटी गई है वहां से तलाशी शुरू की जाए। साथ ही शहर के हर बड़े हिटमैन को इस मिशन के लिए हायर कर लिया जाता है। अब जल्द ही उन्हें मिसेस पार्कर के घर के पास एडम की गाड़ी दिखती है, जिसे पहले एक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था। इसके बाद वो लोग उस गाड़ी का पीछा करते हैं, जहाँ पर वो एडम के मधुमक्खी फार्म तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो पूरे फार्म को बुरी तरह तबाह कर देते हैं और एडम के घर में घुस जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एडम पहले से तैयार है। हिटमैन बिल्डिंग के अंदर घुसते ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं। एडम के पास कोई हथियार नहीं होता है, लेकिन अपनी ट्रेनिंग और अनुभव के बल पर वो एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर देता है। वो अलग अलग जगह से निकलकर हमला करता है और फिर गायब हो जाता है, जिससे दुश्मनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है और एंड में वो तीनों हिटमैन मारे जाते हैं। इसके बाद एडम सामने आता है और गार्नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वो उसको मारता नहीं है बल्कि उसकी उंगलियां काटकर छोड़ देता है, ताकि उसको हमेशा याद रहे कि उसने क्या किया था। गार्नेट वहीं दर्द से तड़पता हुआ रह जाता है। उधर वेरोना को खबर मिलती है कि उसकी माँ के वेयरहाउस में आग लग गई है। वो दौड़ती ही वहां पर पहुंचती है और उसको पता चलता है कि वहां पर 3 हिटमैन की लाशें पड़ी हैं। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहां पर गार्नेट की आईडी मिलती है, जिससे उसको एहसास होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी माँ को ठगा था। लेकिन उसके सामने अब एक और सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि एडम जो उस वेयरहाउस में रहता था अब वहां पर नहीं है। उसे शक होने लगता है कि शायद एडम इन सबके पीछे है और अब वो सच का पता लगाने के लिए तैयार है।
गार्नेट अब बहुत दूर निकल चुका है। उसको लगने लगा है कि वो खतरे से बाहर है। तभी वो डेरेक को कॉल करता है और बताता है कि उन्होंने एडम को बहुत हल्के में लिया था। वो कोई आम इंसान नहीं है। उसने अकेले ही सारे हिटमैन को मार दिया है, यहाँ तक कि मेरी उंगलियां भी काट दी हैं। अब मुझको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। डेरेक ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे एडम के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन गार्नेट कुछ और कह पाता उससे पहले एडम वहां पर पहुंच जाता है। वो गार्नेट को पकड़कर बांध देता है, फिर उसे एक हुक से अपनी गाड़ी में जोड़ता है और गाड़ी को समंदर की ओर ले जाकर उसमें गिरा देता है। गार्नेट की भी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब बातें डेरेक फोन पर सुन रहा होता है। इसके बाद एडम खुद फोन उठाता है और डेरेक से कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। उधर वेरोना अब हर तरह से एडम के बारे में पता लगाने में लगी हुई है। वो सिस्टम्स खंगालती है, डेटा चेक करती है, लेकिन एडम के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है। इधर डेरेक भी परेशान है, जो इस बारे में अपने पिता वेलेस से बात करता है, जो कभी एफबीआई का हेड रह चुका है। दरअसल इसी वजह से आज तक एफबीआई उस फर्जी एंटीवायरस कंपनी तक नहीं पहुंच सकी। वेलेस आज भी एफबीआई को प्रभावित कर रहा है। डेरेक अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेलेस उसकी बातों को हल्के में लेता है। मजबूर होकर डेरेक अपनी माँ को कॉल करता है, जो हाल ही में अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी है। जैसे ही वो अपने बेटे की परेशानी समझती है, वो वेलेस को कॉल करती है और पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। वेलेस बताता है कि एक बी कीपर है, एडम क्ले, जिसने उनके ऑफिस को तबाह कर दिया है और अब उनके पीछे पड़ा है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि उनका बेटा किसी भी हाल में खतरे में नहीं आना चाहिए। वो वेलेस को ऑर्डर देती है कि इस आदमी को हर हाल में खत्म कर दिया जाए। इसके बाद वेलेस कॉल करता है बी कीपर के हेड जेनेट को और एडम क्ले के बारे में जानकारी मांगता है। जेनेट बताती है कि एडम कभी बी कीपर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वेलेस उसको ऑर्डर देता है कि बी कीपर के जितने भी एजेंट हैं, सबको एडम के पीछे लगा दिया जाए। ये ऑर्डर सीधा प्रेसिडेंट से आया है। मजबूर होकर जेनेट अपने एजेंट्स को अलर्ट कर देती है। रात में एडम जब एक गैस स्टेशन पर होता है, तभी बी कीपर एजेंट्स में से एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है। वो लड़की काफी ट्रेंड होती है, लेकिन फिर भी वो एडम के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। आखिरकार एडम को उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको मारना पड़ता है, इसीलिए वो पूरे गैस स्टेशन को ब्लास्ट कर देता है। ये घटना मीडिया में फैल जाती है और एफबीआई को भी खबर लग जाती है कि एडम अब भी जिंदा है। अब जैसे ही वेलेस को पता चलता है, वो फिर से जेनेट को कॉल करता है और कहता है कि अब बी कीपर का सबसे ताकतवर एजेंट एडम के पीछे लगाया जाए। लेकिन जेनेट बताती है कि कोई भी एजेंट एडम के सामने नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो कभी बी कीपर का सबसे खतरनाक एजेंट रह चुका है। सभी जानते हैं कि उससे भिड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। वेलेस अब घबरा जाता है और फैसला करता है कि अब उसे दुनिया भर के सबसे खतरनाक हत्यारों की मदद लेनी होगी। वेलेस हर जगह के कातिलों को बुलाता है और सबको इकट्ठा करता है। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा मिशन एक ही आदमी को मारना है। कातिल हंसते हुए पूछते हैं कि इतने सारे लोग, वो भी सिर्फ एक आदमी के लिए? जिस पर वेलेस गंभीर होकर जवाब देता है कि हाँ, और अगर तुमने एक दूसरे से अलग होकर हमला किया तो वो तुम सबको मार डालेगा। सिर्फ साथ रहकर ही शायद तुम उसको हरा सकते हो, अगर किस्मत तुम्हारा साथ दे तो। अब सब एडम की तलाश में लग जाते हैं। दूसरी ओर एडम उस एजेंट की उंगली काटकर उससे एक सिस्टम एक्सेस करता है और डेरेक की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। उसके बाद वो अपने हथियार लेकर सीधा निकल पड़ता है डेरेक की बिल्डिंग यानी कि 9 स्टार की ओर। ये बिल्डिंग भी एक कॉल सेंटर है, जहाँ से लोगों को ठगने का काम चलता है। डेरेक को पहले से अंदेशा होता है कि एडम यहाँ पर आ सकता है, इसीलिए एफबीआई को पहले से बुला रखा होता है। लेकिन एडम जब आता है तो अकेले ही कई एफबीआई एजेंट्स को काबू कर लेता है। फिर वो एक एजेंट को पकड़कर ऊपर जाता है, जहाँ डेरेक का ऑफिस है। वहाँ पहले से हत्यारे मौजूद होते हैं और अंदर ही अंदर एडम पर हमला कर देते हैं। एडम को अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर इतने लोग होंगे, लेकिन वो अपनी रणनीति बदलकर मुकाबला करता है। वो एफबीआई एजेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कातिलों को बेहद बेरहमी से मार डालता है। थोड़ी देर में वहाँ पर लाशों का ढेर लग जाता है। इसके बाद वो बिल्डिंग के मैनेजर के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि डेरेक कहाँ पर है। मैनेजर डर से कहता है कि वो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। एडम जवाब देता है कि मैं भी कम खतरनाक नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। डर के मारे मैनेजर सब कुछ सच उगल देता है। वो बताता है कि डेरेक और वेलेस दोनों प्रेसिडेंट के घर पर छुपे हुए हैं। तभी वेरोना वहां पर पहुंच जाती है। एडम समझ जाता है कि वेरोना भी उसकी तलाश में है, लेकिन उससे सामना होने से पहले ही वो वहां से निकल जाता है। उधर डेरेक को जब ये पता चलता है कि एडम उनकी बिल्डिंग में पहुंच गया था और उसने सारे हत्यारों को खत्म कर दिया है, तो वो डर जाता है। इसलिए वेलेस भी
अब उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। इस बीच वेरोना अपने दोस्त से बात करती है। उसका दोस्त कहता है कि असली काम तो एडम कर रहा है, जो आज तक कानून नहीं कर पाया, वो उसने कर दिखाया है। उसने तुम्हारी माँ के हत्यारों को मारा है और अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पूरे नेटवर्क को खत्म ना कर दे। वेरोना कुछ देर सोचती है और जवाब देती है कि कानून सबसे बड़ा है और हमने इसे सबसे ऊपर रखने की शपथ ली है। लेकिन कहीं ना कहीं वेरोना को भी अब समझ में आने लगता है कि जो काम एडम कर रहा है वो वही काम है जो उसको करना चाहिए था। इन लोगों की वजह से उसकी माँ की जान गई थी। जहां आगे एक मीटिंग में जब वो FBI के चीफ से मिलती है तो पूरी सच्चाई सामने रख देती है। वो बताती है कि कैसे ये लोग मासूमों को ठगते हैं और कैसे इस पूरे नेटवर्क का मालिक देश के प्रेसिडेंट का बेटा है। इस वजह से अब तक कोई इनको छू भी नहीं पाया। FBI चीफ जब वेरोना की बातें सुनते हैं तो उसको यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है। वो हैरान रह जाता है और कहता है कि इस बात को किसी और से मत कहना, ये सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। उधर प्रेसिडेंट के घर पर भारी सुरक्षा तैनात कर दी जाती है क्योंकि सबको लग रहा है कि एडम अब यहीं पर आएगा और ठीक वैसा ही होता है। एडम गटर के रास्ते से अंदर आता है और खुद को एक ट्रक के नीचे छिपा लेता है और जैसे ही एक एजेंट ट्रक की तलाशी लेने झुकता है, एडम उसको खींचकर बाहर लाता है। वो उसे मारता है और उसके कपड़े पहनकर आसानी से अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर वेलेस अब FBI पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए उसने बाहर से और भी घातक कातिल बुला लिए हैं। तभी प्रेसिडेंट डेनफोर्ड वहां पर पहुंचती है। उनके साथ FBI चीफ भी होते हैं। डेनफोर्ड पहली बार अपने बेटे डेरेक से सीधा सवाल करती है कि वो आखिर क्या कर रहा है। जब उन्हें सच्चाई का पता चलता है तो वो गुस्से में आकर उसको डांटती है, लेकिन डेरेक भी जवाब देता है कि उन्हीं लूटे गए पैसों की वजह से वो चुनाव जीत पाई है। उन्हें किसी बाहरी मदद या फंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। उधर एडम अंदर पहुंच चुका है। जैसे ही वेरोना की नजर उस पर पड़ती है, वो सबको सतर्क कर देती है। अब FBI एजेंट्स और कातिल दोनों एडम के पीछे पड़ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वेरोना उनको रोकने की कोशिश करती है कि एडम को गिरफ्तार करना चाहिए, मारना नहीं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एडम अपने प्लान पर अमल करता है। वो बटन दबाता है और आसपास खड़ी गाड़ियों में धमाके हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। हर तरफ खून और लाशें बिखर जाती हैं। इसके बाद उसका सामना होता है सबसे खतरनाक कातिल से, जिसके एक पैर में स्टील लगा है और उसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। ये लड़ाई बेहद भयानक होती है। पहली बार एडम को कोई घायल कर देता है, लेकिन एडम भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर उठता है और पूरी ताकत से उसे तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। इसके बाद वो अपने घावों का इलाज करता है और राष्ट्रपति के कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के बाहर उसे वेलेस मिलता है, जो उसे पैसे का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन एडम पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता है। उधर राष्ट्रपति डेनफोर्ड डेरेक को साफ कह देती है कि आज के भाषण में वो सारी सच्चाई देश के सामने लाने वाली है। ये सुनकर डेरेक आपा खो बैठता है और FBI चीफ को गोली मार देता है। तभी एडम कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। वेलेस उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसका हाथ तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर डेरेक अपनी माँ पर बंदूक तान देता है और एडम को धमकी देता है कि अगर वो पास आया तो वो अपनी माँ को मार देगा। तभी वेरोना भी वहां पर पहुंच जाती है और एडम से कहती है कि वो अपनी बंदूक नीचे रख दे। एडम वेरोना की तरफ देखता है और कहता है, सोच लो तुम किसके लिए काम करना चाहती हो, सरकार के लिए या इंसाफ के लिए। उसी वक्त हम देखते हैं कि डेरेक अपनी माँ पर बंदूक ताने खड़ा है। उसे डर है कि अगर उसकी माँ जिंदा रही तो वो आज के भाषण में सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर देगी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि उसके पहले एडम उसको गोली मार देता है। गोली लगते ही डेरेक वहीं पर गिर जाता है और एडम खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। वेरोना भी तुरंत उसके पीछे जाती है। एडम कुछ दूर खड़ा होता है और अब वेरोना के पास मौका है कि वो उसको गोली मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उसे अब समझ आ चुका है कि एडम ने जो किया वो बिल्कुल सही था। उसने उसकी माँ को इंसाफ दिलाया और पूरे देश के सामने सच्चाई लाई। वेरोना सिर्फ एक नजर से उसे जाने का इशारा करती है। एडम वहां से भाग निकलता है। वो समंदर की ओर दौड़ता है। जैसे वो किनारे पर पहुंचता है, हमको पता चलता है कि उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने जरूरी गैजेट्स और सामान पहले से वहां पर छिपा दिया था। वो सब निकालता है और समंदर में कूदकर दूर चला जाता है, जहां पर कोई उसको ढूंढ नहीं सकता है। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।